हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है। पाइथागोरस थ्योरम वाला जो चैप्टर है, लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। चलिए आज 2.3 टॉपिक समझते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। यहाँ पर आपको एक चीज़ दे रखी है, हाइपोटेन्यूज। सबसे पहली बात ये क्या होता है, वो भी आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो दो चीज़ें यहाँ पर पहले सीखते हैं। देखो, आइसोसेलेस का मतलब वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और राइट ट्राइंगल का मतलब वो होता है यहाँ पर जो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया ऐसे कि ये वाला एंगल 90 डिग्री। अगर मेरी ये दोनों साइड 1 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। इतना तो आपको ये क्लियर हो गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अब बात आती है हाइपोटेन्यूज क्या होता है। तो देखो, जो भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, जैसे कि ये है और जो हमने फिगर बनाई है उसमें ये है, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और ये ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, रिकॉल दैट इन राइट ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो जो भी राइट ट्राइंगल, जो राइट एंगल होता है उसके अपोजिट, मतलब जो उसके सामने वाली जो साइड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्लियर। फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो आप इसकी हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड करो। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज फाइंड करने का एक आसान तरीका होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये जो है ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर, मतलब जो वो 90 डिग्री का एंगल है ना वो परपेंडिकुलर, जिसपे वो एंगल बना हुआ है वो बेस होगी। ये मुझे 1 दे रखा है और ये भी मुझे 1 दे रखा है, तो इनका स्क्वायर हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया 2। मुझे यहाँ फाइंड करनी थी हाइपोटेन्यूज। तो जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ पर रूट लग जाता है, तो हाइपोटेन्यूज आ गई √2। क्लियर। अब हम इसको यहाँ पर समझते हैं। ये तो हमने जो है कैलकुलेट करके निकाल लिया, ठीक है। पर अब हम इसे एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उसको अब हम यहाँ जानते हैं। कह रहा है फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ 2 सच आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। हमें पता है कि जो स्क्वायर बनता है, ठीक है, वो जो 1 यूनिट का होता है उसके अंदर 2 आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना लूँ तो बीच में से डिवाइड करूँ, तो एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल ये है और एक ये है, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है और उसकी साइड्स जो हैं ये इक्वल होती हैं सारी, ठीक है। वी ऑल्सो नो डेट द स्क्वायर कंस्ट्रक्टेड ऑन द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर हैज़ ट्वाइस द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। लास्ट क्लास में हम ये भी करके आए थे कि अगर हम उसके डायगोनल से एक स्क्वायर और कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो उसका एरिया होता है वो ट्वाइस होता है ओरिजिनल स्क्वायर से। तो हमने यहाँ पर वो डायगोनल से एक स्क्वायर ये कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। वी डू नॉट येट नो द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। हमें अभी तक हाइपोटेन्यूज की लेंथ नहीं पता चली कि ये कितनी है। ये तो हाइपोटेन्यूज है RE, ठीक है। बट वी नो द एरिया ऑफ द स्क्वायर रेस्ट। जो REST, जो ये स्क्वायर है डॉटेड वाला जो हमने डायगोनल से बनाया, का एरिया मुझे पता है। कैसे पता है? उसका जो एरिया है वो ट्वाइस है इस वाले स्क्वायर के एरिया से। ये हम लास्ट क्लास में ये वाला टॉपिक 2.1 में जान के आए थे ना। तो हमने यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ रेस्ट REST, मतलब इस वाले स्क्वायर का जो एरिया है वो क्या है, 2 इंटू एरिया ऑफ पियर PEAR, इस वाले स्क्वायर के एरिया के ट्वाइस है। और इस वाले स्क्वायर का एरिया मुझे पता है। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड ही तो होता है। साइड मुझे 1 दे रखी है, तो 1 इंटू 1 कितना होगा, यहाँ पर 1 ही होगा इसका एरिया। तो ये 2 ये रहा ट्वाइस के लिए और 1, तो 2 स्क्वायर यूनिट आ गया बड़े वाले स्क्वायर का एरिया, ठीक है। नाउ वी नो द रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। हमें पता है एरिया और साइड के बीच का क्या रिलेशन होता है। इफ सी इज द हाइपोटेन्यूज ER, जो ये ER है मान लो ये C है, ये मैंने मान लिया C है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेस्ट, जो बड़े वाला जो स्क्वायर है जो हमने बनाया है, वो क्या होगा, साइड इंटू साइड ही तो होगा। देखो ध्यान से यहाँ पर देखो, मैंने इसको C माना है डायगोनल वाली साइड को, ठीक है। तब जो ये मैं डॉटेड लाइन वाला है ये कंप्लीट करूँ, ये इसका एरिया कितना होगा। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड। और ये जो है ये पहले वाले जो ओरिजिनल स्क्वायर था उसका डायगोनल है,
लेकिन जो हमने नया स्क्वायर बनाया उसके लिए उसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ साइड है ना, एक 4 साइडों में से एक साइड है ना ये, तो वो सी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड मतलब इंटू सी, सी का स्क्वायर। और अभी हमने एरिया निकाला था 2 है, तो सी कितना आ जाएगा, √2। दोनों एक ही स्क्वायर के तो एरिया हैं, तो दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, तो सी आ गया मेरे पास √। तो इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ आई है वो आई है √2 आई है, जो कि हमने कैलकुलेशन से फॉर्मूले से निकाली थी, वो भी √2 ही आई थी। ठीक है, अब उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, इन रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल एज्यूम दैट ऑल द लेंथ आर ऑफ द फिक्स यूनिट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। कह रहे बाकी के जो भी चैप्टर है इसमें हम ये एज्यूम करेंगे कि जो वो लेंथ है ना वो फिक्स्ड होगी जब तक हमको कुछ मेंशन नहीं किया गया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमने यहाँ √2 तो चलो निकाल लिया, बट ये √2 की वैल्यू होती क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √2। चलो देखते हैं क्या है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 जानते हैं अब हम यहाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में भी मिलेगा, तो बिल्कुल अच्छे से समझना। कह रहे द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर कह रहे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा आपको √2 का। इज √2 लेस देन और ग्रेटर देन 1। सबसे पहले तो बताओ कि √2 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। A square of side length 1 unit has an area of 1 square unit। एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ है 1 यूनिट, साइड है 1, तो इसका एरिया भी 1 ही होगा। ठीक है ना, 1 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया होगा। द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ √2। अब एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ √2 है, क्योंकि ये √2 आया था, इससे मैंने एक और स्क्वायर यहाँ पर ऐसे बना दूंगी ऐसे करके। ठीक है, तो इसकी साइड है √2, तो इसका एरिया कितना आएगा, एरिया कितना आएगा, √2 इंटू √2 ही तो करोगे, साइड इंटू साइड, और 2 बार रूट को मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर को, तो रूट से रूट कट जाता है, तो आंसर आ गया 2। तो 1 इज लेस देन √2, तो मैं कह सकती हूँ कि 1 जो है वो √2 से छोटा है, या फिर ये कह सकती हूँ कि जो √2 है वो 1 से बड़ा है। इन अदर वर्ड, अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, तो 1 जो है वो √2 से छोटा है। नाउ इज √2 लेस देन और ग्रेटर देन 2। चलो 1 से तो पता चल गया √2 बड़ा है या छोटा है, अब वो 2 से बड़ा है या छोटा है। तो अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2 यूनिट, एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ 2 यूनिट है, तो उसका एरिया 4 आएगा। साइड इंटू साइड करोगे तो 4 ही आएगा, 2 इंटू 2 4। लेकिन अगर एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ √2 है, तो उसका एरिया कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा भी हमने अपने ऊपर किया। ठीक है, तो जो 2 है वो √2 से बड़ा है, 2 जो है वो √2 से बड़ा है। ठीक है, लेकिन 1 जो है वो √2 से छोटा है। तो अगर आप √2 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 2 ही आएगा, लेकिन अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 4 आएगा, 2 इंटू 2 4 होता है। क्लियर। तो देयर फॉर √2 लेस देन 2, दस 1 से √2 बड़ा है और 2 से √2 छोटा है। वी कॉल 1 अ लोअर बाउंड ऑन √2 एंड 2 एन अपर बाउंड। अब क्या है ये जानते हैं। तो इतना तो मुझे क्लियर हो गया कि √2 की वैल्यू 1 और 2 के बीच में कहीं लाई कर। नाउ वी कैन वी फाइंड क्लोजर बाउंड फॉर √2। क्या मैं क्लोजर वैल्यू निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। 1 और 2 के बीच में कितने नंबर है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3, 1.4, ऐसे करते करते 1.9 तक के नंबर है इनके बीच में। तो 1.1 का स्क्वायर ये आएगा, 1.2 का ये है, 1.3 का ये है, 1.4 का ये है, 1.5 का ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1.5 का स्क्वायर आ गया 2.25, और वो तो 2 से छोटा है ना, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। 1.4 और 1.5 के बीच में, 1.5 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर 2 से बड़ा है, और मेरा जो √2 की वैल्यू वो 2 से छोटी, तो इनके बीच में। अब इनके बीच में भी कई सारे नंबर्स हैं, 1.41 है, 1.42 है, ऐसे 1.43 है, 1.44, कई सारे हैं ना, तो अब उनका स्क्वायर निकाला। तो 1.41 का स्क्वायर ये है, 1.42 का स्क्वायर ये है। अगेन 1.42 का स्क्वायर अगर आप करो तो वो 2 से बड़ा आ रहा है, बड़ा है ना, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 1.41 और 1.42 के बीच में कहीं लाई कर रही है ना। अब हमने इसके बीच के नंबर्स लिए, तो 1.411 हो गया,
1.412 हो गया, ये इसके बीच के नंबर्स हो गए, ठीक है ना। तो जब हमने इनको चेक किया तो 1.415 की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी आ रही है। तो इसका मतलब √2 की वैल्यू कहाँ लाई करती है, 1.414 से 1.415 के बीच में कहीं है, यहाँ पर कहीं √2 है, इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ एक एक पॉइंट करके ना आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया कि ये वैल्यू कहाँ से आई है। Will we ever get a number with a terminating decimal representation whose square is √2? कह रहा है क्या हमें वो नंबर मिल पाएगा जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है किसी नंबर को आप डिवाइड करो तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। जैसे 10 को 2 से कर दो तो ये 5 पे पूरा पूरा ख़त्म हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर 3 से कर रहे हो इसको तो 3 3 जा 9, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, ये चलता रहेगा। तो हम इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं कहते। क्लियर। नाउ इफ देयर इज सच अ टर्मिनेटिंग डेसिमल starting with 1.414 whose square is 2, then it must have a non-zero last digit. If this is a case, then the decimal representation of its square will also have a non-zero last digit after the decimal point. For example, if √2 is of the form 414, चलता जा रहा है 4 तक, then its square will be in the form of, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो किस फॉर्म में कोई होगा, वो 1.99 समथिंग ऐसे, 1.99 और चल लास्ट में 96, आप देखो यहाँ पर उसका स्क्वायर यही आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन नॉट हैव 2 और 2.000 एज इट, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो कभी भी 2 और 2.00 एज इट इज। तो जो डेसिमल एक्सपेक्टेशन रूट चलता जाए, आप इसको करते रहो। अब इनके बीच की वैल्यूज़ है, फिर 2 नंबर और ले लो, फिर उनके बीच की वैल्यूज़ है, 2 नंबर और ले लो, तो एक एग्जैक्ट वैल्यू आप इसकी नहीं निकाल सकते। तो हम ये कह सकते हैं √2 है हमारे, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी वैल्यू कभी हमें अप्रॉक्स में उसकी एक लेनी पड़ेगी, ठीक है। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो पूरा पूरा कभी भी डिवाइड नहीं हो। क्लियर। नाउ अब कह रहे हैं कैन √2 बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन m अपॉन, तो क्या आप √2 को m अपॉन n में लिख सकते हो। देखो अगर आपके पास 2.4 हो, इसको आप इजीली लिख सकते हो 24 अपॉन, पॉइंट हटा के नहीं। पर क्या आप √2 को लिख सकते हो, अगर आप √2 की वैल्यू ये भी लेते हो, बट ये पूरी नहीं है, अभी चल रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा डेसिमल कितने नंबर्स हैं, ताकि आप नीचे डिनोमिनेटर ले पाओ। तो इसलिए वो पूछ कि आप उसे m अपॉन n में लिख सकते हो, जबकि m और n जो है वो आपके काउंटिंग नंबर्स। तो चलो देखते हैं, इफ़ √2 कुड बी एक्सप्रेस इन m अपॉन n देन वी वुड हैव, मान लेते हैं अगर हम √2 को एक्सप्रेस करते हैं m, तो कैसे करेंगे। तो √2 इज इक्वल्स टू में m अपॉन n है, मैंने क्या किया दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया, ये मैंने यहाँ लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ्स, SBS का मतलब स्क्वायरिंग बोथ। √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, अभी पर जान हो गया m स्क्वायर n, तो इधर ले गई तो ये हो गया 2n स्क्वायर इज इक्वल, ठीक है। वही चीज़ यहाँ रिकॉल दैट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ स्क्वायर नंबर, जब भी हम स्क्वायर नंबर ईच प्राइम अकर एन इवन नंबर ऑफ, तो जितने भी नंबर्स आते थे फैक्टर्स, प्राइम्स आते इवन नंबर की फॉर्म में, तो इन द इक्वेशन 2n स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, द प्राइम 2 would occur an odd number of time on the left side and an even number of times on the right side. This is impossible, कह रहा है अगर आप इसमें देखो तो जो प्राइम 2 है, ये वाला जो नंबर है, ये जो है ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, जबकि ये इवन नंबर ऑफ टाइम आएगा जो राइट साइड पे है। पर ऐसा तो नहीं हो सकता ऑड नंबर और एक इवन नंबर को आप इक्वल कर सकते, ऑड नंबर ऑफ टाइम और इवन नंबर ऑफ टाइम को तो इक्वल नहीं होते ना, जैसे RHS के बराबर नहीं होगी ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब रूट को हम m अपॉन n की फॉर्म में नहीं लिख सकते।
Thus, root 2 cannot be expressed as m upon. This beautiful proof that root 2 cannot be expressed as m upon, where m and r are counting numbers, was given by Euclid in his book Element. We will discuss it in more detail in later class. अभी के लिए हमने फिर सिर्फ इतना ही जाना कि हम रूट टू को एम अपॉन एन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और ये जबकि एम और एन मेरे काउंटिंग नंबर्स हैं और ये यूक्लिड ने दी थी अपनी बुक एलिमेंट्स के अंदर, पर इस कंसेप्ट को हम और डिटेल में जानेंगे 9th क्लास में, ठीक है। वहाँ पूरा प्रूव है आपके पास। ये यहाँ पर फिलहाल के लिए सिर्फ आपको वैल्यू दे रखी है, वो आप याद कर सकते हो। Thus, the number root 2 cannot be expressed as terminating decimal or a fraction. तो रूट टू को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल और फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और जिसकी वैल्यू है 1.4142136 और आगे चलती जा रही है। आपको डेसिमल के बाद 2 या 3 नंबर्स ही लेने हैं, तो 1.414 आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर है। अब है फिगर इट आउट के क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास 3 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में इन्हें तीनों को कर लेंगे, देन ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पर यहाँ आज की क्लास में कहीं भी डाउट हो आप कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।